बहुत पहले की बात है। हिमालय के पास एक किंगडम में क्वीन माया रहती थी। एक रात उन्हें एक बहुत ही बढ़िया सपना आया। एक शानदार सफेद हाथी कमल का फूल लिए हुए उनके पास आया। समझदार ऋषि मुनियों ने इस ड्रीम का मतलब बताया। उन्होंने कहा कि ये एक साइन था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। क्वीन एक बहुत ही खास बेटे को जन्म देंगी। वो या तो एक जबरदस्त राजा बनेंगे जो पूरी दुनिया पर इंसाफ से राज करेंगे, या फिर वो एक महान स्पिरिचुअल टीचर, एक एनलाइटेंड बीइंग बनेंगे। ये न्यूज सुनकर पूरे किंगडम में एक्साइटमेंट और बहुत ज्यादा खुशी छा गई। सब लोग बेसब्री से इस स्पेशल बच्चे के आने का इंतजार कर रहे थे। उनके जन्म का समय तब आया जब क्वीन माया ट्रैवल कर रही थी। खूबसूरत लुम्बिनी गार्डन में एक खिलते हुए साल ट्री के नीचे उन्होंने जन्म दिया। वो बेबी कोई आम बच्चा नहीं था। कहते हैं कि उन्होंने 7 कदम लिए। हर कदम पर उनके छोटे छोटे पैरों के नीचे एक कमल का फूल खिल जाता था। फिर उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये उनका आखिरी रीबर्थ होगा। वो यहां दुख खत्म करने के लिए आए थे। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिसका मतलब है वो जो अपना एम हासिल करता है। उनके पिता किंग शुद्धोधन बहुत खुश हुए। उन्हें अपने बेटे में एक फ्यूचर एम्परर दिखा। किंगडम में कई दिनों तक सेलिब्रेशन हुआ, लेकिन स्पिरिचुअल रास्ते वाली भविष्यवाणी से किंग शुद्धोधन को चिंता हो गई। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा दुनिया छोड़ दे। उनका सपना था कि सिद्धार्थ एक पावरफुल राजा बने और उनके बाद गद्दी संभाले। इसलिए किंग ने फैसला किया कि वो अपने बेटे को दुनिया के सारे दुखों से बचाकर रखेंगे। उन्होंने सिद्धार्थ को हर तरह की लग्जरी और प्लेजर से घेर दिया। वो यंग प्रिंस शानदार महलों में रहते थे, हर सीजन के लिए एक अलग। उन्हें सबसे अच्छी एजुकेशन दी गई, आर्ट्स और वॉरफेयर में ट्रेन किया गया। उन्हें पेन, बुढ़ापे या मौत के बारे में कुछ नहीं पता था। उनकी लाइफ एक बहुत केयरफुली बनाई गई परफेक्ट हैप्पीनेस की इल्यूजन थी। इस सोने के पिंजरे जैसे माहौल के बाद भी सिद्धार्थ एक थॉटफुल बच्चे थे। उनके अंदर बहुत छोटी उम्र से ही गहरी दया थी। वो अक्सर चुपचाप बैठकर नेचर को देखते थे, अपने ख्यालों में खोए रहते थे। जब दूसरे यंग नोबल्स शिकार एंजॉय करते थे, सिद्धार्थ को जानवरों का दर्द महसूस होता था। उन्होंने सवाल उठाया कि सिर्फ प्लेजर पर बनी लाइफ इतनी टेम्पररी क्यों होती है। किंग की उन्हें बचाने की कोशिशें उनकी नेचुरल क्यूरियोसिटी को पूरी तरह दबा नहीं पाई। एक गहरी खोज के बीज उनके अंदर पहले से ही पनपने लगे थे। उन्हें महसूस हुआ कि लाइफ में उससे कहीं ज्यादा है जो उन्हें दिखाया गया था। ये अंदर की आवाज हर गुजरते साल के साथ और स्ट्रांग होती गई। जैसे जैसे प्रिंस सिद्धार्थ बड़े हुए, वो क्यूरियस होने लगे। वो अपने महल की दीवारों के बाहर की दुनिया देखना चाहते थे। उन्होंने अपने सारथी चन्ना से कहा कि उन्हें शहर घुमा लाओ। इन जर्नीज पर किंग के सारे केयरफुल प्लान्स बिगड़ गए। पहली बार सिद्धार्थ ने एक बूढ़े आदमी को देखा जो उम्र की वजह से झुका हुआ था। ये देखकर वो बहुत डिस्टर्ब हो गए। उन्हें कभी पता ही नहीं था कि जवानी परमानेंट नहीं होती। उन्हें रियलाइज हुआ कि हर कोई, खुद वो भी, एक दिन बूढ़े हो जाएंगे। ये उनकी लाइफ की शेल्टर्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उनके दिल में एक गहरी बेचैनी सी बैठ गई। इसके बाद जब वो महल से बाहर गए तो सिद्धार्थ ने और भी कड़वी सच्चाइयों का सामना किया। उन्होंने एक इंसान को एक भयानक बीमारी से दर्द में तड़पते देखा। उन्होंने पहले कभी ऐसी सफरिंग नहीं देखी थी। फिर उन्होंने एक फ्यूनरल प्रोसेशन देखा। उन्होंने एक लाइफलेस बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते देखा। चन्ना ने समझाया कि ये मौत है, लाइफ का एंड। हर कोई जो पैदा होता है उसे आखिर में मरना ही पड़ता है। ये 3 नजारे, बुढ़ापा, बीमारी और मौत, इन्होंने सिद्धार्थ की दुनिया हिला दी। उन्हें समझ आया कि सफरिंग इंसान की लाइफ का एक ऐसा हिस्सा है जिससे बचा नहीं जा सकता। महल के प्लेजर्स अब उन्हें खोखले और मीनिंगलेस लगने लगे। फिर चौथी ट्रिप पर सिद्धार्थ ने एक तपस्वी को देखा। वो एक साधु थे, एक रिनंशिएंट जो बड़े आराम से शांत चेहरे के साथ चल रहे थे। उनके पास कुछ भी पोजेशंस नहीं थे, फिर भी उनके चेहरे पर पीस झलक रहा था। सिद्धार्थ बहुत डीपली टच हुए।
उन्हें उस तपस्वी में एक रास्ता दिखा, सफरिंग को ओवरकम करने का एक चांस। उन्हें रियलाइज हुआ कि सच्चे जवाब ढूंढने के लिए उन्हें अपनी कंफर्ट की लाइफ छोड़नी होगी। उन्हें एग्जिस्टेंस और सफरिंग के एंड का सच ढूंढना होगा। ये उनकी बर्निंग डिजायर बन गई। ये डिसीजन बहुत मुश्किल था। उनकी एक लविंग वाइफ यशोधरा और एक न्यूबॉर्न बेटा राहुल था। एक रात सिद्धार्थ ने अपना वो बड़ा डिसीजन लिया। ये था ग्रेट रिनंसिएशन। उन्होंने चुपके से अपनी सोती हुई वाइफ और बच्चे को अलविदा कहा। वो जानते थे कि उन्हें उन सबको छोड़कर जाना होगा ताकि वो एक ऐसा सच ढूंढ सके जिससे सभी का भला हो। वो जन्ना के साथ महल से निकल गए। फॉरेस्ट के किनारे उन्होंने अपनी तलवार से अपने लंबे प्रिंसली बाल काट दिए। उन्होंने अपने रॉयल कपड़े बदलकर एक तपस्वी के सिंपल कपड़े पहन लिए। उन्होंने चन्ना को अपना सामान देकर वापस भेज दिया। सिद्धार्थ फिर अकेले ही अनजान रास्ते पर निकल पड़े, एनलाइटनमेंट का रास्ता ढूंढने के पक्के इरादे के साथ। सिद्धार्थ ने 6 लंबे साल सच की तलाश में गुजारे। उन्होंने माने हुए टीचर से पढ़ाई की। उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की। उन्होंने इतने उपवास किए कि वो बस स्किन और बोन्स रह गए थे। लेकिन इन प्रैक्टिसेस से एनलाइटनमेंट नहीं मिला। इससे बस उनका बॉडी और माइंड कमजोर हुआ। उन्हें रियलाइज हुआ कि बॉडी को टॉर्चर करना सही रास्ता नहीं है, जैसे लग्जरी वाली लाइफ सही रास्ता नहीं थी। उन्हें मिडिल वे की इंपॉर्टेंस समझ आई। एक रास्ता जो बहुत ज्यादा इंडल्जेंस और बहुत ज्यादा सेल्फ डिनायल के बीच का हो। उन्होंने ठीक ठाक खाना शुरू किया और अपनी स्ट्रेंथ वापस पाई। वो बोध गया में एक बोधि ट्री के नीचे बैठ गए और तय कर लिया कि जब तक सच नहीं मिलेगा वो नहीं उठेंगे। गहरी मेडिटेशन के बाद सारे डिस्ट्रैक्शंस और टेम्पटेशंस से लड़कर सिद्धार्थ को एनलाइटनमेंट मिला। उन्हें सफरिंग का नेचर, उसके कारण और उसे ओवरकम करने का तरीका समझ आया। वो बुद्ध बन गए, द अवेकेंड वन। उनके मन में सभी जीवों के लिए बहुत ज्यादा दया भर गई। वो अपनी इस गहरी डिस्कवरी को सबके साथ शेयर करना चाहते थे। वो सारनाथ गए, वाराणसी के पास। वहां एक डीर पार्क में उन्होंने अपना पहला सरमन दिया। उन्होंने व्हील ऑफ डार्मा को चलाया, यानी सच की टीचिंग्स को फैलाया। उन्होंने अपने 5 पुराने तपस्वी साथियों को सिखाया जो उनके पहले डिसाइपल्स बने। ये बुद्धिस्ट सांघा की शुरुआत थी, मंक्स की कम्युनिटी। बुद्ध की कोर टीचिंग्स 4 नोबल ट्रूथ्स में बताई गई है। पहला नोबल ट्रूथ है दुखा, यानी सफरिंग का सच। लाइफ में असल में सफरिंग या डिसैटिस्फैक्शन होती ही है। इसमें जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मौत, सौरो और डिस्पेयर शामिल हैं। अच्छे एक्सपीरियंसेस भी परमानेंट नहीं होते और जब वो बदलते हैं या खत्म होते हैं तो सफरिंग दे सकते हैं। इस रियलिटी को बिना नेगेटिव हुए मानना इंपॉर्टेंट है। सफरिंग को समझना ही उसे ओवरकम करने का पहला स्टेप है। ये हम सबको जोड़ता है क्योंकि ये एक कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंस है जिसे हम सब फेस करते हैं। दूसरा नोबल ट्रूथ है समुदाय, यानी सफरिंग के ओरिजिन का सच। बुद्ध ने सिखाया कि सफरिंग आती है तन्हा से, क्रेविंग, अटैचमेंट और अवर्जन से। हम प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस चाहते हैं और अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस से बचने की कोशिश करते हैं। हम ऐसी चीजों से क्लिंग करते हैं जो परमानेंट नहीं है, जिससे डिसअपॉइंटमेंट होती है। तीसरा नोबल ट्रूथ है निरोधा, यानी सफरिंग के खत्म होने का सच। ये सच होप देता है। ये बताता है कि सफरिंग खत्म हो सकती है। अगर सफरिंग के कॉजेज हटा दी जाए तो सफरिंग खुद ही खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि निर्वाण पाने का समय है, जो लिबरेशन और पीस की स्टेट है। चौथा नोबल ट्रूथ है आर्टफुल, यानी सफरिंग को खत्म करने का रास्ता। यह है नोबल आर्टफुल पाथ। ये सफरिंग खत्म करने और एनलाइटनमेंट पाने का प्रैक्टिकल तरीका है। इस पाथ में शामिल है राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन। हर स्टेप दूसरे स्टेप्स को सपोर्ट करता है। बुद्ध एक माहिर स्टोरी टेलर थे। वो जानते थे कि गहरी बातें अक्सर सिंपल कहानियों से ज्यादा अच्छे से समझ आती हैं। उन्होंने अपनी टीचिंग समझाने के लिए
एवरीडे लाइफ की छोटी छोटी कहानियां और पैराबल्स का इस्तेमाल किया। इन कहानियों ने मुश्किल फिलोसॉफिकल आइडियाज को सबके लिए आसान बना दिया, चाहे वो पढ़े लिखे स्कॉलर्स हों या आम गांव वाले। किसा गोतमी और सरसों के दाने की स्टोरी सोचिए। वो अपने बच्चे की मौत का गम मना रही थी। बुद्ध ने उनसे कहा कि एक ऐसे घर से सरसों का दाना लेकर आओ जहां कभी किसी की मौत ना हुई हो। उन्हें ऐसा कोई घर नहीं मिला। इससे उन्हें समझ आया कि मौत और सफरिंग तो यूनिवर्सल है, सबके साथ होता है। ऐसी स्टोरीज सीधे दिल को छू जाती है। बुद्ध की स्टोरीज सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं है, हमारी मॉडर्न लाइफ में भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। हम एक फास्ट पेस्ड और अक्सर डिसऑर्गेनाइज्ड दुनिया में रहते हैं। हम स्ट्रेस, एंजाइटी और अनसर्टेनिटी फेस करते हैं। बुद्ध की स्टोरीज टाइमलेस विजडम देती है। वो हमें कंपैशन, माइंडफुलनेस और इमोशनल बैलेंस के बारे में सिखाती है। वो हमें गाइड करती है कि लॉस, एंगर और फियर से कैसे डील करें। जैसे एक कहानी है एक गुस्से वाले आदमी की जो बुद्ध की इंसल्ट करता है और बुद्ध शांति से पूछते हैं कि अगर कोई गिफ्ट दिया जाए और उसे लिया ना जाए तो वो किसका होता है। ये हमें सिखाता है कि दूसरों की नेगेटिविटी को अपने अंदर कैसे ना लें। उनकी कहानियां लाइफ की चैलेंजेस को नेविगेट करने के प्रैक्टिकल टूल्स देती हैं। ये इंस्पिरेशनल स्टोरीज पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एनकरेज करती है। ये हमें अपने अंदर झांकने के लिए इनवाइट करती है। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन करने को कहती है। ये एथिकल कंडक्ट और मेंटल डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस बताती है। जातक कथाएं जो बुद्ध के पिछले जन्मों की स्टोरीज हैं, सेल्फलेसनेस और परसेवरेंस के एग्जाम्पल से भरी है। वो हमें दिखाती है कि एनलाइटनमेंट कोई दूर का सपना नहीं है। इसे कंसिस्टेंट एफर्ट और पॉजिटिव क्वालिटीज डेवलप करके हासिल किया जा सकता है। ये हमें बेहतर इंसान बनने के लिए इंस्पायर करती है। ये हमें याद दिलाती है कि हर किसी में अवेकनिंग और इनर पीस पाने का पोटेंशियल है। ये जर्नी पर्सनल है पर यूनिवर्सल भी। बुद्ध की कहानियां और टीचिंग्स इंसानियत के लिए एक अनमोल गिफ्ट है। ये टाइम, ज्योग्राफी और कल्चर से परे है। 2500 साल से भी ज्यादा समय से इन्होंने लाखों लोगों को विजडम और काइंडनेस के रास्ते पर गाइड किया है। ये एक ज्यादा मीनिंगफुल और पीसफुल लाइफ के लिए एक क्लियर और कंपैशनेट रोड मैप देती है। एक दुनिया जो अक्सर बंटी हुई है, उसमें बुद्ध का नॉन वायलेंस, अंडरस्टैंडिंग और इंटरकनेक्टेडनेस का मैसेज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। उनकी स्टोरीज आज भी दिलों और दिमागों को रोशन करती है। ये हमारे अंदर और हमारे आसपास एक बेहतर दुनिया के लिए स्ट्रेंथ, इंस्पिरेशन और होप का एक कांस्टेंट सोर्स है। ये सच में टाइमलेस है।